Welcome back to UPSC. And our first question is the term sixth mass extinction या sixth extinction is often mentioned in the news in the context of discussion of. तो ये कह रहा है जो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन है जिसके अंदर बहुत सी स्पीसीज गायब हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है, वो न्यूज़ के अंदर बहुत आता रहता है। तो उसका मतलब क्या है? तो क्या है, जो मास एक्सटिंक्शन क्या होता है कि मास पूरी की पूरी स्पीसीज की स्पीसीज गायब हो जाती हैं। वो कैसे हो रहा है कि पहली जो फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन था उसको होने के लिए 1000 ईयर्स लगे मान लो, ठीक है। सेकंड को सेकंड ईयर एक्सटिंक्शन हुआ 500 ईयर्स में। ऐसे करते करते सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन ना सिक्स्थ जो एक्सटिंक्शन है वो मात्र ही कितने साल में हो गया? 50 साल में, 100 साल में पूरा एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो आप सोचिए उससे आगे वाला कितने साल में होगा? 20 साल में हो जाएगा। तो कितना कितनी स्पीसीज गायब होगी इस वर्ल्ड से, पूरे प्लानिट अर्थ से बहुत सी स्पीसीज गायब होगी। वो जो सिक्स एक्सटिंक्शन है वो कैसे होगा? वो होगा मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लोटेशन। जो ह्यूमन है वो ओवर एक्सप्लोइट कर देगा रिसोर्सेज को, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या फ्रेगमेंटेशन लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। जो एनिमल्स वगैरह है उनके नेचुरल हैबिटेट है तो उनको लॉस कर देगा सारा का सारा। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जो पूरा इकोसिस्टम है उसको बर्बाद कर दिया जाएगा पॉल्यूशन की वजह से एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से। इतने फैक्टर होंगे तब जाके वो क्या है, पूरा मास एक्सटिंक्ट हो जाएगा, सिक्स एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी इज आवर राइट आंसर। इसके कंटेक्स्ट में था तो बाकी स्टेटमेंट आपको देखने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफर फ्रॉम द सीबी सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। एनजीटी और सीपीसीबी के बारे में क्वेश्चन है, तो दोनों के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एनजीटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट। ओके, 2010 के एक्ट से हुआ था ये। 2010 में एनजीटी इंट्रोड्यूस किया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कि ट्रिब्यूनल क्या होता है कि जो एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी कोर्ट केसेस वगैरह हैं, ठीक है, उन केसेस को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एनजीटी एस्टैब्लिश किया था 2010 में, ठीक है। वेर एज द सीपीसीबी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है कि जैसे एग्जीक्यूटिव होता क्या है, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, कैबिनेट कैबिनेट के कोई मिनिस्टर है, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव्स वगैरह है। ये एग्जीक्यूटिव को डिसीजन ले उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर निकाल दिया कि आज से ही ऐसा होगा। बट क्या है, सीपीसीबी है वो भी एक एक्ट से आया है, वो एक्ट है वाटर एक्ट 1974। वाटर एक्ट से आया है, 1974 के एक्ट से सीपीसीबी को इंट्रोड्यूस किया गया है। वाटर एक्ट 1974, ठीक है, ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं आया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिखते के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन। जो कोर्ट केसेस का लिटिगेशन वगैरह है उनको, उनके बर्डन को रिड्यूस करती है इन द हायर कोर्ट्स। जो हायर कोर्ट्स वगैरह हैं, अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हेड हाई कोर्ट वगैरह हैं, ठीक है, इनके ऊपर बर्डन ना आए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डायरेक्ट केस ना जाए या हाई कोर्ट में ना जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने एनजीटी एस्टैब्लिश की ताकि वहाँ पे लिटिगेशन का प्रेशर ना जाए हायर कोर्ट में, ठीक है। वेरस सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम। जो हमारी नदियाँ हैं, झरने हैं और वेल है, कुएँ हैं, एंड एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ एयर, ठीक है। सीपीसीबी वाटर एक्ट है 1974 का, तो वाटर की क्लीनलीनेस को इंश्योर करती है, ठीक है। और एयर एक्ट है, ठीक है, इन दोनों को क्या है, एयर और वाटर को इंश्योर करती है कि वो उसकी कंडीशन हमेशा अच्छी रहे, ठीक है, सीपीसीबी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। फर्स्ट पी राइट हो सकती थी यहाँ अगर वो एक्ट लिख देता, ठीक है, उसने यहाँ पे एक छोटा सा रिप्लेसमेंट कर दिया, यूपीएससी बस इतना है रिप्लेस करती है और उसी से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है टू ओनली, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, और फाइंड द करेक्ट आंसर या करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। क्रिटिकल क्या है, जो कि मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में जा चुके हैं, वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन, और हैबिटेट जहाँ वो आवास होता है, इज ऑन इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। एफआरए एक्ट है ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के जो राइट हैं कि जो वहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल हैं,
जो ट्राइब्स वगैरह है उनको कुछ राइट दिए गए थे कि वो वहाँ के अंदर वहाँ से हनी कलेक्ट कर सकते हैं, या जो टेंडू लीव्स बोलते हैं ना, जो तेंदू के पत्ते होते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। इनको बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, MFP। ये कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ के लोकल पीपल, ठीक है। ये फॉरेस्ट के राइट दिए गए थे उन लोगों को 2006 में। तो जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, इसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है? FRA एक्ट के अंदर, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, बेगाज हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट। तो बेगाज एक कम्युनिटी है, ठीक है। बेगाज क्या है? एक PVTG ग्रुप है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इंडिया के अंदर 67 ऐसे PVTG ग्रुप हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी वल्नरेबल है वो, आप देखो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बैकवर्डनेस है उनके अंदर। ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी वल्नरेबल, ठीक है, 67 है। और बेगाज वो कम्युनिटी है जो जिसको फर्स्ट टाइम पे हैबिटेट के राइट दिए गए थे, ये वाले राइट, फॉरेस्ट राइट के अंदर, ठीक है जी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। थर्ड स्टेटमेंट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर हैबिटेट राइट। वो कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डिसाइड करती है हैबिटेट राइट को ऑफ PVTG ग्रुप, प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो कह रही है जो PVTG के जो राइट्स होते हैं ना, प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के राइट हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट MOEFC वो बताती है। बट ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिसाइड नहीं करती, ये डिसाइड करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी वो डिसाइड करती है। और जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है वो सिर्फ गाइडलाइन इशू करती है। जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है वो गाइडलाइन देगी, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है वो इनको राइट्स देगी, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट आपको, ये थर्ड वाली ना हमेशा याद रखनी है। और ये इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन इसके राइट डिसाइड करता है और कौन गाइडलाइन जारी करता है। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री गाइडलाइन देती है, सिर्फ गाइडलाइन देती है, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किसका काम होता है? DLC का, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ का, ठीक है जी। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो A इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। जो पकुई है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो मणिपुर के अंदर बहुत फेमस है, ठीक है, जो डांसिंग डियर बताया था मैंने, और फ्लोटिंग उसके अंदर जो फोना मिलता है, ठीक है, कि फ्लोटिंग फोना मिलता है एक उसके अंदर, उसका आप नाम बताइए, जो कई वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया भी है, ठीक है। और डांसिंग डियर मिलता है मणिपुर के अंदर, ठीक है। फुमडी बोलते हैं उसको, फ्लोटिंग फोना को ना, फुमडी, PHUMDI। और जी मणिपुर के अंदर उसका प्लांट, उसका नाम बताइए नेशनल पार्क का, ठीक है, जो मैंने कई वीडियोज़ के अंदर बताया है। मेघालय में नोकरेक है जैसे, नागालैंड के अंदर भी है। तो जो पकुई है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर इज A। मणिपुर के अंदर क्या है? कौन सी वो लेक भी बताएंगे आप, ठीक है, जैसे लोकटक लेक में बता देता हूँ, लोकटक लेक है, ठीक है, उसके अंदर जो लेक है उसके अंदर पूरे प्लांट है वो तैर रहे पानी के अंदर। और वहाँ पे डांसिंग डियर भी होता है, वो चलता है, ऐसे लगता है जैसे कोई डांस कर रहा हो, ठीक है। लोकटक लेक होगी। और आप प्लांट जो नेशनल पार्क है उसको बताइए कौन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी कौन सी है? कि आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर एनवायरनमेंट फ्रेंडली इकोनॉमी हो। ये नहीं कि आपने प्लांट, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखे हैं और वो पूरे दिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, या पोल्यूटेंट रिलीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो क्या है? आपकी पूरी इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी है। या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है आपके, सोलर प्लांट्स वगैरह हैं। तो उसका है ए UN मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी। इंक्लूसिव इकोनॉमी क्या होती है? कि जो इंक्लूड करे अपनी सबको। क्या होता है कि जो मार्जिनलाइज पीपल है ना, मार्जिनलाइज पीपल, जो बिल्कुल मार्जिन के ऊपर है, हाशिए के ऊपर जो लोग हैं किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी एरिया के अंदर, जो मार्जिन के ऊपर है बिल्कुल, कि लास्ट जो पर्सन है, उसको भी आपको इंक्लूड करना है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो वो पूछ रहा है कि मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी कैसे बनेगी जब आप मार्जिनलाइज पीपल को इंक्लूड करेंगे ना, तब। तो ये पेज पूछ रहा है कब आया था? द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, UN मैकेनिज्म है टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी, इमर्ज एट, कब इमर्ज हुआ था या कब उसको
उसको ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002, जोहानसबर्ग के अंदर जो रियो प्लस 10 था ना, रियो कहाँ था, रियो फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता 1992 में, ठीक है, वो कहाँ पे, ब्राज़ील के अंदर। रियो प्लस 10 2002 के अंदर कहाँ था, जोहान्सबर्ग में। रियो प्लस 20 अगेन रियो के अंदर, रियो सिटी के अंदर, ब्राज़ील के अंदर। तो कह रहा है अर्थ समिट के अंदर ये इमर्ज हुए थे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। जो रियो प्लस 10 में स्टार्ट नहीं हुए, ये हुए थे रियो प्लस 20 के अंदर। ये 2012 है ना, इसको बोलते हैं रियो प्लस 20। मतलब जो रियो हुआ था समिट, उसके 20 साल बाद, उसके 20 साल बाद 1992 में 20 जोड़ेंगे तो 2012 आता ना। तो 2012 के अंदर समिट कहाँ पे हुआ था, वो रियो के अंदर ही अगेन हुआ था, और वहीं पे ये पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी ओरिजिन हुआ था वहाँ पे, ठीक है। अब नीचे वाला जो है UNFCCC 2015 के अंदर, इसके अंदर बहुत ही फेमस है, वो इंडिया के अंदर हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ISA। इसका हेड क्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, और ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ठीक है जी। और ये इसके बारे में कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम फॉर चेंज, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। मतलब क्लाइमेट चेंज को, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको बिल्कुल न्यूट्रल कर दो, खत्म करो, बिल्कुल जीरो पे लेके आओ क्लाइमेट चेंज को। इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय, किसका इनिशिएटिव है, मोमेंटम फॉर चेंज। जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है फिजिक्स के अंदर, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास तो फिक्स है कहीं भी, आप चेंज क्या करोगे, आप करोगे वेलोसिटी चेंज करोगे, डियर। तो वेलोसिटी को आप कैसे रोकोगे, कोई चीज़ बहुत ही फास्ट एक्सलेरेट कर रही है, बहुत फास्ट स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है, तो आप कैसे कम करोगे उसको, उस पर, उसको कैसे स्टॉप करोगे, ठीक है। वो कह रहा है क्लाइमेट न्यूट्रल लाओ, क्लाइमेट को कैसे आप स्टॉप करोगे, उसकी वेलोसिटी कैसे कम करोगे। तो ये इनिशिएटिव किसका है, ये है UNFCCC सेक्रेटरीट का इनिशिएटिव है, ठीक है जी। ये नीचे वाला जो वर्ल्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर का है, ये है जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा में हेडक्वार्टर है इसका, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, UNEP का नैरोबी के अंदर है, ठीक है। नैरोबी, NAIROBI, नैरोबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन, टेम्परेट अल्पाइन जोन। टेम्परेट मैंने बता रखा है, जो अर्थ का इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर जी। अब इससे 66.5 डिग्री, जो यहाँ से ना 66.5 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, ये वाला एंगल 66.5 डिग्री। तो ये जो कर्व है, मतलब ये यहाँ पे जो राउंड कर्व बनेगा ऐसे, ये इससे ऊपर का जोन, ये है टेम्परेट जोन, ये होता है टेम्परेट जोन, ठीक है। ये टेम्परेट जोन है, तो इसकी वेजिटेशन ही पूछ रहा है, टेम्परेट जोन। तो इसके बारे में क्या पूछ रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो कम्प्लीटली इस जोन के अंदर पड़ता है, ठीक है, टेम्परेट जोन के अंदर। बट इंडिया के अंदर अभी अभी देखोगे, इंडिया का जो पूरा है वो 8 डिग्री लेटीट्यूड से ना 37 डिग्री 7 डिग्री लेटीट्यूड तक इंडिया कंप्लीट हो जाता है ऊपर की तरफ, 37 डिग्री नॉर्थ तक। उसके अंदर कैसे टेम्परेट जोन आया, डियर हमारे पास टेम्परेट जोन की कह रहा है वो, टेम्परेट एरिया की नहीं कह रहा। टेम्परेट जोन क्या है, जहाँ पे बहुत ठंड पड़े, ठीक है। अब ठंड इंडिया में कहाँ पड़ती है, बहुत कोल्ड कहाँ पड़ता है, वो है जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, ठीक है, नॉर्थ के अंदर, ठीक है। तो अभी ऑप्शन देखते हैं, मानस कहाँ पे, मानस है असम के अंदर, ठीक है। असम का वेदर टेम्परेट नहीं है, हम सबको पता है, वेस्ट बंगाल के साइड में तो है ही, ठीक है। तो ये ऑप्शन कटता है। नेक्स्ट है नामदाफा, नामदाफा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अरुणाचल का वेदर भी इतना टेम्परेट नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कट गया। नेक्स्ट है वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है ना, वैली ऑफ फ्लावर है जी, हाँ उत्तराखंड के अंदर है। तो ये आप देखो, एक तो ये है, एक है नोरा वैली, नोरा वैली कहाँ पे जी, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। मेरे को नाम लिखने चाहिए सबके, वेस्ट बंगाल, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, मानस असम। तो इन सबसे ऊपर पड़ रहा है वैली ऑफ फ्लावर, नॉर्थ की साइड, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो डी इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दे रखी है, करेक्ट पूछिए उनके अंदर से।
एशियाटिक लोइन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ठीक है, ओनली लिखा हुआ है लेकिन एक्सट्रीम स्टेटमेंट होने से कैसे बच गए कि ये बिल्कुल योग्य है कि एशियाटिक लोइन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है, इंडिया के अंदर। वो कहाँ पे मिलता है, गुजरात के गिर में मिलता है। गिर नेशनल पार्क है, उसके अंदर एशियाटिक लायन मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ओके है जी। कई लोग सोचेंगे ओनली लिखा है तो वर्ल्ड में कई और मिलती होगी, बिल्कुल नहीं मिलती। अभी यहाँ पे अगर एशियाटिक वो पूछता, चीता पूछता, ठीक है, एशियाटिक चीता कहाँ मिलता है डियर, सिर्फ ईरान में मिलता है। CHWTAH, नेचुरली ईरान में मिलता है। कैप्टिविटी में तो आप कहीं भी रख सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ डियर मिलता है ईरान के अंदर, जिन्होंने हमें देने से मना कर दिया था कि हम आपको चीता नहीं देंगे। तो इंडिया को नामीबिया से वो क्या है, इंपोर्ट करना पड़ा, नामीबिया से। ठीक है, और फिर वो कहाँ जो कूनो नेशनल पार्क है एमपी के अंदर, कूनो नेशनल पार्क के अंदर हमने उसको रिहेबिलिटेट किया था, जिसमें से मोस्टली डाई आउट कर गए, सारे ही मर गए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्प्ड डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब जो डबल हम्प है, जो कैमल है उसके ऊपर डबल हम्प होता है, जिसके अंदर वो फैट स्टोर करता है। ठीक है, यहाँ फैट स्टोर करने के लिए होता है। तो ये कहाँ मिलता है, इसको बैक्टीरियन कैमल ही बोलते हैं। ये मिलता है सेंट्रल एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर मंगोलिया या क्या है जो उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह ना, वहाँ पे ये डबल हैम ये मिलता है कैमल। तो इंडिया ओनली लिखा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। जो वन हॉर्न राइनो है वो दो जगह मिलता है, देखो। जो ग्रेटर वन हॉर्न है, जो बड़े वाला सबसे बड़ा जो राइनो मिलता है ना पूरे वर्ल्ड में, वो मिलता है जी इंडिया में, असम में। ठीक है, मानस में, मानस और ओरांग में भी मिलता है आई थिंक। ओरांग जो असम में है वहाँ भी मिलता है। एक होता है ग्रेटर हॉर्न, एक होता है लेसर हॉर्न। ग्रेटर हॉर्न मिलता है इंडिया के अंदर, और जो लेसर हॉर्न है वो मिलता है जावा के अंदर। जावा कंट्री है ना, वहाँ पे मिलता है। जावा आइलैंड है, ठीक है, इंडोनेशिया का, तो वहाँ मिलता है। ठीक है जी, तो लेकिन लिखा क्या है, वन हॉर्न राइनोसोर्स इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। इंडिया की जगह अगर यहाँ पे अगर ग्रेटर लिख देता तो भी स्टेटमेंट ओके थी, और ओनली हटा देता तो भी ओके थी। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud, cirrus cloud के बारे में, जो cirrus cloud thinning टेक्निक है, एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब क्या करा क्वेश्चन के अंदर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग इन सब के बारे में, डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट दैट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक, वो टेक्निक है, सीरस क्लाउड जो होता है उसको उसको थिन करने की टेक्निक है, एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। जो सल्फेट होता है ना, एरोसोल क्या होता है, जो एयर के अंदर स्प्रेड पार्टिकल होते हैं ना, एयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एरोसोल। उसके अंदर क्या करें, सल्फेट, सल्फेट के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, उनसे क्या हो रहा है डियर, उनसे स्ट्रेटोस्फेयर में अगर आप उनको इंजेक्ट कर दोगे, मैं पहले लेयर बताता हूँ आपको, बहुत अलग अजीब सा लग रहा होगा। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, सबसे नीचे आता है लोअर मोस्ट जो एनवायरनमेंट है उसमें वो बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, उससे ऊपर आइनोस्फेयर, ठीक है, फिर है एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये क्या है, लेयर है, ये सारी लेयर है, टॉप टू बॉटम। अब वो कह रहा है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ, यहाँ पे मैं अगर सल्फेट के एरोसोल छोड़ूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्लाउड्स का इफेक्ट पूछ रहा है वो। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, सल्फेट छोड़ देता हूँ, तो क्लाउड्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा डियर, वो क्वेश्चन है इसका। तो ये कह रहा है कि वो करेगा रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रिड्यूस करेगा, जो सल्फेट, सल्फेट के जो एरोसोल होते हैं ना, ये अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। जैसे एक मोलिकूल है ये सल्फेट का, सल्फेट का एक मोलिकूल है एनवायरनमेंट में, ऊपर से सनलाइट आ रही है, ठीक है, जो सल्फेट के ऊपर टच करी, इंक्लिनेशन एंगल उसका ये है, मान लो थीटा डिग्री इंक्लिनेशन एंगल है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल क्या है 90 डिग्री, तो इतने ही एंगल पे वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। मान लो 0 डिग्री पे, ये 20 डिग्री पे आया था, थीटा इक्वल 20 इंसिडेंट एंगल, तो इतने पे ही वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा इस साइड, और अर्थ के ऊपर ये लाइट नहीं आ पाई। इससे क्या है कि अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से उसने बचा लिया, थोड़े से टेम्परेचर को उसने डाउन कर दिया।
ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है? क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेंज, आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करने के लिए अभी जो सऊदी ने किया था, वो क्या करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड यूज करते हैं, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड आयोडाइड का, जो क्लाउड सीडिंग बोलते हैं ना उसको, क्लाउड की जो बारिश करवाते हैं, तो उसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड आयोडाइड डालते हैं, उससे होता है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाली रॉन्ग है। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता इससे। साइक्लोन एक मतलब मैकेनिकल फिनोमेना है, साइक्लोन ना रियल मैकेनिकल फिनोमेना है, कि वो जो व्हीरलिंग वगैरह होती है साइक्लोन की, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, मैकेनिकल फिनोमेना है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड, सोलर विंड ऑन अर्थ, जो सोलर विंड होती है उसके इफेक्ट को रोकता है। सोलर विंड होती कहाँ? सोलर विंड होती है जी, जो सन है उसके अराउंड सोलर विंड मूव करती रहती है, तो उसका इफेक्ट भी नहीं है, वो इतना ऐसा मैकेनिज्म है नहीं। तो राइट आंसर इज डी, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये रेज जो आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर कौन कौन से ये मतलब रिजर्व आती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह आती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन पढ़ते हैं, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम, सत्यमंगलम तमिलनाडु के अंदर है, वायनाड केरला के अंदर है, ठीक है, साइलेंट वैली भी केरला के अंदर है, ठीक है, अगस्त मलाई के अंदर नहीं आती है केरला। अगस्त मलाई कहाँ पे है? अगस्त मलाई है जी, अभी बताता हूँ अगस्त मलाई कहाँ पे है, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट कट गई। नेक्स्ट, सी के अंदर क्या है? पापीकोंडा है, पापीकोंडा कहाँ पड़ता है? आंध्रा के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी कटती है। नेक्स्ट है कवल श्री वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी आप घूमने जाओगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे है, आंध्रा के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये तीनों स्टेटमेंट ऐसे कटते हैं। अब जो नेയ്यार है, पेपारा है, सेंदुरनी है, ये और कलकड़ मुंडनथुरई है, ये कहाँ पे पड़ती है? ये तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो ये ही राइट आंसर है। बाकी जहाँ पे आंध्रा इन्वॉल्व है, पूरा केरला इन्वॉल्व है, फिर इसके अंदर आंध्रा इन्वॉल्व है, तो ये स्टेटमेंट तीनों रॉन्ग होती है। ए इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ पेयर दे रखे हैं, एक साइड वाइल्ड लाइफ दे रखी है, एक साइड वो कहाँ फाउंड होती है, नेचुरली फाउंड इन। ठीक है, ब्लू फिंड मसीर, मसीर क्या होती है? फिश होती है, फिश की एक टाइप होती है, जो सेपरेट से यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा मसीर के ऊपर, 85 दे दी। तो मसीर क्या है? उसके अंदर मसीर एक फिश है, ब्लू फिन होता है उसका, जो फिन होता है ना ऐसे टाइप का फिश के ऊपर। ये कावेरी रिवर में बता रहा है वो। ठीक है, और इरावती डॉल्फिन है, इरावती डॉल्फिन कहाँ मिलती है? चंबल रिवर के अंदर नहीं मिलती है, वो मिलती है, इरावती डॉल्फिन मिलती है चिल्का लेक में। चिल्का लेक कहाँ है? अब चिल्का लेक है जी उड़ीसा के अंदर, वो उड़ीसा के अंदर है चिल्का लेक। ठीक है, इरावती डॉल्फिन वहीं मिलती है। चंबल रिवर के अंदर तो घड़ियाल मिलते हैं, जो सॉल्ट वाटर घड़ियाल है ना, वो चंबल रिवर के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट है रस्टी स्पॉटेड कैट, एक कैट है उसके ऊपर ऐसे स्पॉट टाइप्स हैं, धब्बे हैं। ठीक है, वो ईस्टर्न घाट में दिखा रखी है, ये भी ठीक है। और ये कावेरी रिवर के अंदर मछली मिलती है, ये भी ठीक है। तो सी इज़ आवर राइट आंसर। एक एलिमिनेट करने से हो जाता है, अगर दो यहाँ पे तीनों जगह, ए स्टेटमेंट भी दो है, बी में भी और सी में भी। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। इरावदी एक रिवर भी है, इरावदी रिवर क्या है? ये है जो म्यांमार है वहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे भी मिलती है इरावदी डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज देयर ए ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इज देयर ए ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड दैट आर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। माइक्रोबीड क्या होते हैं डियर? जो प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक हैं, कुछ टाइम के बाद ये डिग्रेड होगा। ये क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल में डिग्रेड हो जाएगा, इतने छोटे पार्टिकल में, इतने छोटे पार्टिकल के अंदर फर्दर डिग्रेड होगा, तो और छोटे पार्टिकल के अंदर डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो फिशेस वगैरह हैं या एक्वेटिक जो लाइफ है, वो इसको कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, और उनके इंटेस्टाइन में ही मिलता है। जहाँ पे भी यूपीएससी ने मतलब मैराइन लाइफ के अंदर और एक्वेटिक लाइफ में किसी की इंटेस्टाइन चेक की और उसके अंदर वो प्लास्टिक मिलता है ना, तो वो यूपीएससी का कंसर्न होता है कि कितनी डेप्थ में जाके, ओशियन के डेप्थ में जाके भी, और वहाँ के एनिमल भी सेफ नहीं है प्लास्टिक से। तो आप सोचो, जो आप पूरे दिन प्लास्टिक यूज़ करते हैं, आप कैसे सेफ होंगे? ठीक है डियर, क्योंकि वहाँ रिवर से पहुँच पहुँच के वहाँ इतना पहुँच गया जैसे। तो इसका क्या है राइट आंसर? क्या है?
दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है, जो मैरीन इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत हार्मफुल है। स्किन कैंसर की कुछ उसमें है नहीं, स्किन कैंसर के लिए आपको अल्ट्रावायलेट रे चाहिए। दे आर स्मॉल इनफ टू एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन द इरिगेटेड फील्ड, तो क्रॉप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड अल्ट्रेंट, जो मिलावट होती है फूड के अंदर उसके एज भी यूज़ नहीं होते थे। वो प्लास्टिक का पार्ट है माइक्रोबीड। माइक्रोबीड क्या है? एक प्लास्टिक का पार्ट है डियर, जो कि फर्दर डिग्रेड होके और एक्वेटिक लाइफ को हार्म करता है। प्लास्टिक का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट? हाइड्रेट क्या है? ठीक है, हाइड्रेट होता है मतलब जिसके अंदर वाटर मिला हो। हाइड्रेट वही चीज़ होती है, जैसे मीथेन है, CH4 मीथेन है, उसके साथ वाटर आप ऐड कर दीजिए, CH4 H2O, इसको बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट। अब स्टेटमेंट क्या क्या है? ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मीथेन हाइड्रेट कहाँ होगा? मीथेन हाइड्रेट होगा पोलर आइस के अंदर, जो पोल्स वगैरह है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसकी जो पोलर आइस है उसके अंदर मीथेन हाइड्रेट होगा। पोलर आइस के अंदर क्या होता है कि जो आइस है वो मीथेन गैस को ट्रैप कर लेगी। अब टेम्परेचर इतना ज़्यादा माइनस के अंदर है कि उसने अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में मीथेन को ट्रैप कर लिया। आइस के बीच में ट्रैप होगी ये, CH4 ट्रैप कर ली, ऊपर भी आइस नीचे भी आइस, उसके मॉलिक्यूल यहाँ पे बंध गए, फंस गए यहाँ पे। ठीक है, उसी को बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट। अब वो क्या करे? जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम द डिपॉजिट। जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये आइस क्या है मेल्ट डाउन होगी जब, तो क्या है ये CH4 रिलीज हो जाएगा यहाँ से, CH4 रिलीज हो गया ऊपर की साइड। और CH4 डियर आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेज है, CO2 भी और CO ये मीथेन भी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि उससे ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट होगा। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम रिच डिपॉजिट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। जो आर्कटिक टुंड्रा है, आर्कटिक मैंने बता रखा ना, आर्कटिक ऊपर वाली साइड है, नॉर्थ पोल की साइड, अंटार्कटिक लोअर वाली साइड है। ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा की जो अल्पाइन वगैरह है जहाँ वो है वेजिटेशन, वहाँ पे क्या है उसके लार्ज डिपॉजिट मिले हैं मीथेन हाइड्रेट के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। मीथेन इन एटमोस्फेरिक ऑक्साइड द टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और टू। ये कह रहा है मीथेन एटमोस्फेयर में ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 फॉर्म करती है। ठीक है, CH4 प्लस O2, ऑक्सीडेशन क्या ही होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जी आपने ऑक्सीजन ऐड कर दी टू फॉर्म CO2 प्लस H2O, वही कह रहा है वो। मीथेन इन एटमोसफेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बता दिया ये, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। होता क्या है 8 साल के बाद ना मीथेन को 8 years रिक्वायर होते हैं CO2 में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना टाइम चाहिए उसको। और जो प्लास्टिक वगैरह है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, प्लास्टिक को 200 साल या 400 साल तक भी लग जाते हैं पूरा का पूरा डिकम्पोज होने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर डी इज आवर राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 4 गैसेस वगैरह दे रखी हैं। ठीक है, और उसके अंदर से उसने क्वेश्चन पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मीथेन CH4, ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, इन चारों के बारे में क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो? विच ऑफ द अबोव आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप। क्रॉप रेजिड्यू या बायोमास रेजिड्यू है, उसको आप आग लगाएंगे या बर्निंग करेंगे तो क्या रिलीज होगा? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होगी, मीथेन भी रिलीज होगी, ओजोन भी, और सल्फर डाइऑक्साइड भी। तो डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। जो एग्रीकल्चर सॉइल होती है उसके अंदर आप क्या डालते हो? NPK का कोई भी यूरिया वगैरह डालते हो, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और पोटास भी होता है। ठीक है, 4:1 के रेशो में, 4:2:1 इनके रेशो के अंदर ये मिले होते हैं। अब आप यूरिया वगैरह डालते हो या कोई भी फर्टिलाइजर डालते हो तो वो क्या है, बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, एनवायरनमेंट में रिलीज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट है, कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट। कैटल होते हैं जो गाय वगैरह है या मतलब जो भी एनिमल वगैरह है, वो अमोनिया रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी, बहुत इसको याद रखना, मीथेन रिलीज करते हो।
मीथेन रिलीज करके और अमोनिया भी रिलीज करते हैं, NH3। अब जो कैटल हैं वो मीथेन भी रिलीज करते हैं, आप ये याद रखना, इसको दोबारा बता दी मैंने, मीथेन भी और अमोनिया दोनों रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, ये भी ओके है। तभी तो बायोगैस प्लांट होती है, जो सरकारी गोबर धन स्कीम है वो मीथेन के लिए है ना, कि मीथेन से आप क्या है एनर्जी कैसे लोगे, ठीक है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू एनवायरनमेंट, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो एग इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर से नाइट्रोजन कंपाउंड रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में, ये स्टेटमेंट भी राइट है, तो डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फैक्टर फॉर द एक्सपोजर टू बेंजीन पॉपुलेशन, बेंजीन पोल्यूशन। बेंजीन क्या होता है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, ये बेंजीन फॉर्म होता है, तो आप उसको राउंड लिखें, ठीक है, सेंटर में राउंड लिखें। ये हेक्सागोन शेप होता है इसका, हेक्सागोनल, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, हेक्सागोनल शेप होता है इसका। और क्या है, एक साइंटिस्ट था, वो इसका क्या है, साइंटिस्ट ने खूब इसके ऊपर डिस्कवरी की, वो सोच रहा है कि इसका मैं इसको लिखूं कैसे, कि बेंजीन कैसे लिखा जाएगा। कई दिन उसने प्रैक्टिस करी, तो एक दिन उसे सपने में आया कि जो छह है ना, छह सांप हैं, वो एक दूसरे का कोइल मार के बैठे हैं, मतलब एक दूसरे के लिपट के बैठे हैं। तो सपने में आके उन्होंने इसका ये जो है ये स्ट्रक्चर ऐसे बताया था, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बता दिया आपको, हो सकता है कहीं काम आए। तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फैक्टर फॉर द एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन। जो बेंजीन है इसका पॉल्यूशन कैसे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी, जो ऑटोमोबाइल वगैरह हैं, बाइक हैं, कार हैं, उनके एग्जॉस्ट से भी बेंजीन एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है, टोबैको की स्मोक से रिलीज हो रहा है, ठीक है, वुड बर्निंग से हो रहा है, और जो फर्नीचर के अंदर वार्निश वगैरह यूज करते हैं हम, ठीक है, उससे रिलीज हो रहा है। और पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन क्या होता है, पॉली मतलब कई कई से मिलकर बनना, और यूरेथेन क्या है, ये यूरेथेन एक कंपाउंड है, तो उससे भी बेंजीन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो कहें सारे ऑप्शन है, ठीक है, डी इज आवर राइट आंसर, सबसे रिलीज हो रहा है। और बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक होता है, उसके अंदर एक एरोमा आता है, खुशबू आती है बेंजीन से, एरोमा है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे ये है, ये सी, ये क्या है, यहाँ पे सी है, देखो क्या है एक्चुअल में, शेप कैसी है, स्पेस कम है थोड़ा सा, एक कार्बन है, यहाँ सी है एक, यहाँ भी सी है, कार्बन यहाँ सी है, यहाँ सी, तो C6 है, कार्बन के छः वो है, और एक जगह डबल बॉन्ड है, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया आपने, फिर क्या है यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड सिर्फ इन दो कार्बन के बीच में, या इन दो कार्बन के बीच में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर मत जाओ, इतना ही समझो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और ये मोस्टली हर चीज़ के अंदर रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो है राजस्थान के अंडर, राजस्थान में दो डिस्ट्रिक्ट हैं, बाड़मेर जैसलमेर, वहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क है। तो और बाड़मेर इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है कि उसके अंदर मतलब आप ऑलमोस्ट दो डिस्ट्रिक्ट को मिला के आप हरियाणा जितनी स्टेट बना सकते हो, ठीक है, थोड़ी बहुत ही कम रहेगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क है वो दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्प्रेड है उसका, तो क्या है बाड़मेर जैसलमेर के अंदर उसका स्प्रेड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आप इतनी बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट को इन्वॉल्व कर रहे हो, और डेजर्ट नेशनल पार्क बहुत बड़ा है, तो क्या है कि हैबिटेशन को आप इतना नहीं रोक सकते, देर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन। अगर आप ये लिखते कि कोई कोर जोन है उसके अंदर आप अलाउ नहीं करते, तो वो ये स्टेटमेंट ठीक थी, ठीक है, इसके अंदर ह्यूमन हैबिटेशन है, तो आप याद रखिए, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। थर्ड वन इज, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मेरे सामने ये क्वेश्चन कम से कम, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कम से कम 10 बार आ चुका है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। ये एक छोटा सा कोई ये बर्ड होता है, जिसको मतलब कुछ ही 100 मीटर तक फ्लाई किया, फिर उसको ज़मीन पर आना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट किया कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन है, उनको आप कंट्रोल कीजिए, ताकि इनकी पॉपुलेशन को कोई नुकसान ना हो, इस बर्ड की पॉपुलेशन को। तो सिर्फ ग्रेट इंडियन ग्रेट सॉरी इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर ये मिलता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और पाकिस्तान में भी मिलता है, पाकिस्तान में इसको सोन चिड़िया बोलते हैं।
और उसकी स्मगलिंग करते हैं जैसे चाइना वगैरह में, ठीक है। तो डी इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। वो कह रहा है कि 36% के इंडिया डिस्ट्रिक्ट है ना, वो वाटर में ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। वाटर का, हमने ग्राउंड वाटर है उसका ओवर एक्सप्लोटेशन कर रखा है। बाई दी, ये रिपोर्ट किसके, बाई दी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है। ये कह रहा है 36% है, तो यहाँ एक फैक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये अथॉरिटी बनाई गई है। ये क्या है, बिल्कुल ओके स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। जो हम सिंचाई वगैरह करते हैं तो हाईएस्ट हम ग्राउंड वाटर से यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड में। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बेकार बात है। तो हमारे पास चाइना आता है सेकंड नंबर पे, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा वाटर का एक्सप्लोटेशन करते हैं। पंजाब हरियाणा है वो हाईएस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ सालों में आप देखिए कि वहाँ पे डार्क जोन स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ओके, थर्ड स्टेटमेंट इज ओके, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट हैव गिवन ए फैक्ट विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ 15%। 15% ओवर एक्सप्लोटेड स्टेट है हमारे पास, कि 36% ज़्यादा दे दिया उसने। 15% डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो क्या है, ओवर एक्सप्लोटेड इन द ग्राउंड वाटर, ठीक है डियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज TRICT, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, उसके रॉन्ग होते बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। जो टाइगर का जो आवास है वो, उसके अंदर मतलब हाईएस्ट एरिया किस नेशनल पार्क के अंदर है, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? जो ये जिम कॉर्बेट के नाम पे है, उत्तराखंड में। अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसके अंदर एक बायोग्राफी बनवाई थी, ठीक है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान के अंदर, ठीक है। सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब जो ये वाला है नागार्जुन सागर, ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, 3700 किलोमीटर, 3700 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, और ये इससे सुंदरबन से भी बड़ा है, ठीक है। किंतु इन बाकी दोनों से तो बड़ा होगा, होना ही होना है, ठीक है। तो दिस इज आवर राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, इसके अंदर हाईएस्ट एरिया है टाइगर रिजर्व के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6, इफ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज है, कोई प्लांट की स्पीसीज है, उसको हमने 6 शेड्यूल में डाल दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, उसका इम्प्लीकेशन क्या है? उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि अगर हमने 6 शेड्यूल के अंदर डाल दिया तो, ठीक है। उससे डियर क्या है कि आपको वो क्रॉप करने के लिए लाइसेंस चाहिए, ठीक है। ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। बाकी ये नहीं है कि आप उसको कल्टिवेट ही नहीं कर सको, या वो जेनेटिकली GM क्रॉप है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इसका एक आधा नाम बताइए आप, ठीक है। बीटी 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 कॉटन है ना, आपने सुना होगा बीटी कॉटन, तो वो क्या है, GM क्रॉप है कॉटन की। बैरिंग बेरिंग थुनेसिस क्या है? बेरिंग थुनेसिस का नाम से एक वो बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया है जो कॉटन के अंदर ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो रेड बुल वॉर्म है, एक रेड बुल वॉर्म है जो उसके ऊपर अटैक नहीं करता, ठीक है। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया, बट इसका रीज़न क्या है कि चलो कपास के जो फाइबर है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप कुछ भी जैसे बैरिंग थुनिजिसिस आपने डाल भी दिया बैक्टीरियम, उससे कोई नुकसान नहीं है। बट जो इससे जो इसका जो सीड होता है, इसका सीड है वो किस में यूज़ होता है? फोडर के अंदर यूज़ होता है, फोडर, एनिमल फोडर होता है ना, उसके अंदर यूज़ होता है। तो उससे क्या है, लोगों में कैंसर हो रहा है, और अभी तक गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई मतलब एक्शन है नहीं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। नेक्स्ट डी दे रखा है इन्होंने, सच ए प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल। हार्मफुल नहीं है वो, इन्वेसिव हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, बट उससे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। अब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं शेड्यूल 6 के अंदर के प्लांट के? जो शेड्यूल 6 है इसके अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं? रेड बांडा, ब्लू बांडा, पिक्चर प्लांट, कई हैं। पिक्चर प्लांट है जैसे आप, PITCHER,
पिक्चर प्लांट है। ये क्या है? इंसेक्टिसाइड प्लांट है। ये ऐसी सैंड के अंदर उगता है जहाँ की सैंड है ना न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, बट प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए। वो लेगा कहाँ से? सोइल के अंदर तो है नहीं। तो वो क्या करता है, जो इंसेक्ट वगैरह है ना, इंसेक्ट वगैरह को कैप्चर कर लेता है अपनी पत्तियों के बीच में, लीव्स वगैरह के बीच में कैप्चर कर लेता है, और उनको किल करके उनके एसिड से जूस कलेक्ट करके अपना फूड मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है जी। तो ऐसी ऐसे जो प्लांट है उनको गवर्नमेंट ने 6 शेड्यूल के अंदर डाल रखा है कि आप इनको ग्रो करने के लिए हमसे परमिशन लीजिए, लाइसेंस लीजिए। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते उनको। ठीक है। तो ए इज़ आवर राइट आंसर। सो वी हैव डन 20 क्वेश्चंस। Stay tuned with me for next 20 questions. Thank you. Bye.